तो स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स का जो लास्ट लेक्चर हुआ था ना, वहाँ पे हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन देखे थे, उसके कुछ एमसीक्यूज देखे थे। और मैंने आपको बोला था कि अब जो हमारी वीडियोस आएंगी वो हीट कैपेसिटी पे आएंगी। थोड़ा सा डिले हुआ, बट अब हम पढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। बट एक बार आप इसको समझ लोगे, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पहले हम लोग हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और देन पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, तो पहले आते हैं हीट कैपेसिटी पे। देखो यहाँ लिखा है कि हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मान के चलो कि हमारे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर सब्सटेंस है, वो गैस है या कुछ भी है, एक सब्सटेंस है। उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, पूरे के पूरे सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई देनी पड़ेगी वो हमारे लिए कहलाएगी हीट कैपेसिटी। आप याद करो, आपको मैंने शुरू में कहा था कि जब सिस्टम हमारे पास होता है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कराने के लिए या तो हम हीट सप्लाई कराते हैं या फिर हम करते हैं वर्क डन। और यहाँ पे आप हीट कैपेसिटी देख के समझ गए होंगे कि हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी सिस्टम में हीट का सप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कितने सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है ये मैटर करता है। जैसे मान के चलो हमारे पास सिस्टम होता और मैं बोलता कि पूरे सिस्टम से हमें लेना देना नहीं है, इसके 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर बढ़ाकर दिखाओ। लेकिन जब हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो ये पूरे के पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? आप कहोगे करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग चाय पीते होगे, चाय बनाते होगे। अभी सोचो कि मैं आपको बोलूँ 1 कप चाय बनाकर लेकर आओ, आप झट से जाओगे बनाकर लेकर आओगे, बहुत जल्दी बन जाएगा 1 कप चाय। सेम टाइम पे मैं आपको बोलूँ कि 5 कप चाय बनाकर लेकर आओ, अब आपको समय लगेगा। मैं पूछूंगा क्यों भाई, अभी तो 1 कप चाय बनाए थे, बहुत जल्दी बन गया था, इतना समय क्यों लग रहा है? तो आप बोलोगे कि सर 5 कप चाय बनाना है, इसको बॉयल करने के लिए आपको बहुत देर तक हीट तो करना पड़ेगा ना। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास मिल्क बहुत कम है, कम चाय बनानी है, तो थोड़ा सा हीट करने पे ही बॉइलिंग पॉइंट पे अचीव कर ले रहा है वो। बट जब हमने क्या किया, अमाउंट बढ़ा दिया, तो अब हमें उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जो है हीट कैपेसिटी के बारे में याद रखिएगा कि हीट कैपेसिटी जो है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और क्यों एक्सटेंसिव है? बिकॉज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैसे डिपेंड करेगा? मैं बोलूंगा कि देखो हमारे पास सिस्टम कैसा है वो चेक करो। आपको ये देखना है कि जो सिस्टम है उसके अंदर सामान कितना है। कम सब्सटेंस है अगर, तो थोड़ा सा आप हीट दोगे और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन उसी सिस्टम में मैं अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बढ़ा दूं तो ऐसे में आपको ज्यादा देर तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इफ सिस्टम इज स्मॉल तो ऐसे में लेस हीट कैपेसिटी होगी, लेस हीट कैपेसिटी होगी, विच मीन्स कि आप थोड़ी देर के लिए हीट सप्लाई करोगे और पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, राइज कर जाएगा। लेकिन सेम टाइम पे मैं बोलूँ कि इफ सिस्टम इज लार्ज, अब सिस्टम लार्ज है मतलब कि उसके अंदर जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा देर तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे मोर हीट कैपेसिटी। तो कितनी आसान सी बात है। मैंने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ सब्सटेंस है, कुछ टेम्परेचर रहा होगा उसका, मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था पूरे के पूरे सिस्टम का, तो अब हमें 10 से बढ़ा के 11 करना है। तो ये 10 से बढ़ा के 11 करने का मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज हुआ है। तो ये काम कराने के लिए आपको जितनी हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी वो हमारे लिए हीट कैपेसिटी। और ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने अमाउंट का सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर अमाउंट कम है, छोटा सिस्टम है, तो आपको कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर अमाउंट ज़्यादा है, बड़ा सिस्टम है, तो आपको ज़्यादा देर तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हीट कैपेसिटी जो है ये हमारे लिए कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, विच मीन्स कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। आपको जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि हमारे पास प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बदलने पे बदल जाती हो वो एक्सटेंसिव होती है, और वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, आप उसमें कितना भी चेंज करा दो लेकिन उस प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर अमाउंट आप बढ़ाइएगा तो आपकी हीट कैपेसिटी भी बदल जाएगी, और अगर हीट कैपेसिटी बदली है तो इसका मतलब है कि ये एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो आप इसका यूनिट लिख लो, यूनिट होता है जूल पर केल्विन। ठीक,
जूल किसके लिए ले रहे हैं, एनर्जी के लिए, केल्विन किसके लिए ले रहे हैं, टेम्परेचर के लिए, तो जूल पर केल्विन यहाँ पे हमारा यूनिट होता है इसका हीट कैपेसिटी पे। चलिए इससे आगे चलते हैं। ये याद रखिएगा कि हीट कैपेसिटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। क्यों करती है, क्योंकि पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना है। सिस्टम छोटा होगा तो कम हीट कैपेसिटी, सिस्टम बड़ा होगा तो ज्यादा हीट कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने थोड़ा सा चेंज किया। इससे पहले वाले सीन में क्या था, पूरे सिस्टम के जो भी सब्सटेंस हैं सबके टेम्परेचर को बढ़ाना है, बट अब मैं बोला नहीं, मुझे पूरे से लेना देना नहीं है। सिस्टम आपका कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस की बात करनी है कि जितना भी सिस्टम है उसमें से 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो फिर लोचा ये हो जाएगा कि आप कितना भी अमाउंट बढ़ा दो, 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही होना है, तो हमेशा 1 ग्राम को हीट करने के लिए, 1 ग्राम को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव हो पाएगी? कभी नहीं। आपके पास कितना भी, मान के चलो कि मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें 5 ग्राम है, और ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें 10 ग्राम सब्सटेंस है। जब मैं इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मुझे 5 ग्राम से लेना देना नहीं है। इस 5 ग्राम में से निकालो बाहर 1 ग्राम, और 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर बताओ। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे इसके 10 ग्राम से लेना देना नहीं है। अभी भी मैं यहाँ पे इसके 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने की बात करूंगा। तो सिस्टम का अमाउंट कितना है सब्सटेंस का, उससे हमें फर्क पड़ा क्या? हमें यहाँ पर भी 1 ग्राम को हीट करना है, हमें यहाँ पर भी 1 ग्राम को हीट करना है। तो फिर क्या ऐसे में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगी? नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is an intensive property, intensive property। और अगर ये intensive property है तो फिर आपको पता होगा not depend upon, not depend upon amount of substance, ठीक। अच्छा इसी में मेरे को बात बताओ, हमारे पास ये 2 सिस्टम होता, एक सिस्टम है 5 ग्राम का, एक सिस्टम है 10 ग्राम का। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात कर रहा होता तो मैं बोलता यहाँ पे पूरे के पूरे जो 5 ग्राम है ना, सबको हीट करना है, और इतना हीट करना है कि पूरा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो आप बोलते कि ठीक है 5 ग्राम है तो उसको हीट करने में मान के चलो 10 लगा, तो अब यहाँ पे उसका डबल है, यहाँ पे डबल है, मतलब कि अब 10 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा देर तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी बदल जाएगा, 5 से 10 होगा, हीट कैपेसिटी तो बदल जाएगा, लेकिन 5 से 10 होगा तब भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी 5 में से 1 ग्राम को हीट करना है, यहाँ भी 10 में से कितने को, 1 ग्राम को हीट करना है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखना चाहूँ तो आप ऐसा लिख सकते हो, S = dQ/mdt। यहां पे S हमारे लिए क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। Q हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है, ठीक। M यहां पे क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस है, और यहां पे dt हमारा क्या है? dt = T2 - T1, मतलब कितने देर के लिए हमने हीट की सप्लाई करी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितना भी आपके पास अमाउंट है उसमें से हमें सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करना है, तो फिर ऐसे में ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा अगर इसको यूनिट में लिखना चाहूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट भी यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, ओके याद रहे आपको, यूनिट भी बहुत जरूरी होती है। देखो अगर आप यूनिट लिखोगे तो चार्ज के लिए क्या लिखोगे? जूल लिखोगे। तो S = चार्ज के लिए क्या लिख लो? जूल डिवाइडेड बाय, मास के लिए क्या लिखोगे? ग्राम लिखोगे, लिख लो। मास के लिए क्या लिखोगे? ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, और टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे? केल्विन लिखोगे, ठीक। तो यहां से S की यूनिट क्या आ जाएगी? S यूनिट = जूल, ऊपर में जाएगा तो ग्राम इनवर्स, और ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स, या बोलो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हमारी हो जाएगी यूनिट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस वाले सवाल को यूज करके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं आप देखो,
ये एक सवाल है मेरे पास। सवाल में कह रहा है कि व्हेन 500 जूल इज सप्लाइड टू 200 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, टेम्परेचर राइजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको एस की वैल्यू पूछा है, क्या क्या दे रखा है आप सोचिए। क्या इस सवाल में आपको क्यू की वैल्यू दे दिया, क्यू इक्वल टू 500 जूल, ठीक। एम की वैल्यू दे दिया, एम इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक। टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डी टी इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताने के लिए, तो एस का क्या होता है, एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम डी टी डाल दीजिए। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 500 जूल दे रखा है। अब पुट करो 500 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा था 200 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दे रखा है 5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है जी, ये जाएगा 5 से 5 जाएगा, 1/2 बोले तो 0.5 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है ना। तो बहुत आसान से सवाल बनेंगे, इस पे बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन, हाँ जेई में ऑब्वियस बात है कैसे लेंदी क्वेश्चन बनेंगे, नीट में या फिर आप नॉर्मल अगर बोर्ड लेवल पर पढ़ रहे हो तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर जब इस पे ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहने का मतलब है कि सिस्टम हमारा जितना भी बड़ा हो हमें उससे लेना देना नहीं है। पूरे सिस्टम में 1 ग्राम गैस को या 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, विच मीन्स कि आप कितना भी अमाउंट चेंज कर दो इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आइए अब देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे कि हमने अभी देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमने बोला पूरे सिस्टम में से 1 ग्राम के टेम्परेचर को बढ़ाकर देखो। अब जब मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो नाम से पकड़ो, मोलर मतलब मोल, तो पूरे सिस्टम में से 1 मोल लो और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर बताओ कि कितना हीट सप्लाई करना पड़ा। तो इसके डेफिनेशन को देखो, लिखा है कि इट इज द हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक है। तो अब यहां पर भी आप बोलोगे कि सर जैसे पहले वाले केस में पूरे सिस्टम में से जब सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहे थे तो फिर सिस्टम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। सेम ऐसा यहां पर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। यहां पर भी हमें पूरे सिस्टम से लेना देना नहीं है, सिस्टम छोटा हो सिस्टम बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, पूरे सिस्टम में से 1 मोल की बात होगी कि 1 मोल की बात हम कर रहे हैं। तो फिर आप कहोगे कि ये भी जो है ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप लिखोगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट capacity is an intensive property, intensive property, intensive property मतलब not depend upon the amount of substance। इसका अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहोगे तो आप लिख लो C इक्वल टू डी क्यू बाई, वहां पे m था यहां पे n आएगा, n डी टी। अगर इसकी यूनिट आप लिखना चाहते हो तो यूनिट भी लिखना आसान है, यूनिट इक्वल टू क्यू के लिए क्या लिखोगे आप, जूल लिखोगे तो जूल लिख लो। नीचे आओ, नंबर ऑफ मोल के लिए क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं। तो यूनिट आपकी बन जाएगी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहां पे आप पूछोगे सर व्हाट इज सी, तो सी हमारे लिए क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। उसके बाद पूछोगे डीक्यू हमारे लिए क्या है, तो डीक्यू हमारे लिए हीट सप्लाई है, एन हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको एक बात कहता हूं जिसको आप समझो। देखो अगर मैं लिखूं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक और टर्म लिखता हूं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको फर्क दिख रहा है क्या दोनों में? मैं कह रहा हूं कि देखो मोलर हीट कैपेसिटी तो है, मतलब 1 मोल के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, बट हीट सप्लाई करने के साथ कंडीशन चुनो। एक बार कंडीशन तब लो जब हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और एक बार कंडीशन लो जब हमने किसको कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कर दिया। तो जब हम लेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका नाम हम देंगे CV, और जब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा इसका नाम हम देंगे CP। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि CP इज ग्रेटर देन CV। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक और कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे,
Cp माइनस CV इक्वल टू R। इसका यूज कब करोगे पता है? मान के चलो आप कोई सवाल बना रहे हो, सवाल में आपको नीड है CV की, बट वो देगा Cp, तो ऐसे में फिर Cp माइनस CV इक्वल टू R लगा के कोई एक दिया है तो दूसरा निकालोगे, तो Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, इसको भी याद रखेंगे। और Cp ग्रेटर देन CV, ये इसका डेरिवेशन होता है, बट उसकी जरूरत ही नहीं, हमें तो सवाल सॉल्व करने हैं, और सवाल सॉल्व करने के लिए सिर्फ Cp माइनस CV इक्वल टू R है। हमें यह जानना है कि Cp क्यों बड़ा है CV से। इसको एक बात बताओ मुझे, मैं एक कंडीशन लेता हूं, अगर मैं बोलूं कि इफ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच मींस ऑल हीट इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट की सप्लाई कर रहे हैं तो जितना हीट है सब का सब टेम्परेचर को रेज करने में काम आएगा। आप बोलोगे कैसे आएगा, तो मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे आएगा। अगर हमने V इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया है तो क्या डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी, और अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी तो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0, मतलब वर्क डन तो होगा नहीं। जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ मतलब वर्क डन खत्म। तो या तो आप क्या हो सकता था, या तो हीट सप्लाई करते तो टेम्परेचर बढ़ता, या आप उसको वर्क डन में यूज करते, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं हो रहा, ये क्लियर हो गया। तो अब जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो उसका सिर्फ एक काम है कि अंदर में टेम्परेचर को क्या करना, बढ़ा देना। तो हमने क्या किया, जब हमने कांस्टेंट रखा वॉल्यूम को तो फिर वर्क डन कितना हो गया 0, मतलब अब हमें वर्क डन कराने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो सब की सब खर्च होगी सिर्फ किस लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो बहुत कम हीट सप्लाई में आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो। बट इसी सिनेरियो को आप एक बार यहां सोच कर देखो तो आपको लगेगा कि अच्छा फर्क क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं, इफ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट P, तब कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा। W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, विच मीन्स आप कह सकते हो हीट सप्लाई इज यूज्ड फॉर बोथ वर्क डन एज वेल एज टू रेज टेम्परेचर। फर्क क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप समझो, अगर हम हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है तो जितने भी हीट सप्लाई है सबके सब टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है, तो बहुत कम हीट सप्लाई पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो CV की वैल्यू छोटी होगी। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन भी है। तो अब जो हीट है वो दो कामों में यूज हो रहा है, वर्क डन कराने के लिए भी यूज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी यूज हो रहा है। तो ऐसे में आपको ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। यूं समझो कि मैं मार्केट जा रहा हूं, मुझे एक सिर्फ कॉपी लेनी है, तो मैं सिर्फ कॉपी के लायक पैसा लेकर जाऊंगा, कॉपी लेकर आ जाऊंगा। बट मैं जब शॉप पे गया हूं स्टेशनरी पे, मुझे कॉपी के साथ पेन भी लेनी है, तो अब मुझे पहले के कंपेयर में ज्यादा पैसा लेकर जाना होगा, क्योंकि कम पैसे में सिर्फ कॉपी आ रही थी, तो पेन का भी तो पैसा लेकर जाना होगा। ऐसे ही सोचो, यहाँ पे सिर्फ हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो कम हीट लेकर मैं गया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। बट यहाँ पे हमें वर्क डन के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें ज्यादा हीट लेकर जाना होगा, तब हम वर्क डन भी परफॉर्म कर पाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ा पाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि सीपी की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी। इतनी बातें क्लियर हुई? सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होगी और सीवी पर होगा। आर जो है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। और जब भी फॉर्मूला में सीपी माइनस सीवी आप यूज करोगे, आप ध्यान देना, अगर सवाल में सीपी की नीड है और सीवी दे रखा है तो ऑब्वियस है कि वहां पे गैस कांस्टेंट भी दिया ही होगा। सीवी लगा के इतने डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना रखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ। सीपी और सीवी क्या है? सीवी हमारा क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सीपी हमारा क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे। और सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है सीवी से, क्योंकि सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं है। तो जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो उसका सिर्फ एक काम है कि टेम्परेचर बढ़ा दो, तो कम हीट लेकर जाओ, टेम्परेचर बढ़ा दो। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप आए तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन भी तो कराना पड़ेगा ना, और वर्क डन कराने के लिए आपको थोड़ा और अमाउंट ऑफ हीट लेकर जाना पड़ेगा, तो सीपी की वैल्यू ज्यादा होएगी। चलिए यहां तक हो गया। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे आप समझो। क्या आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा mgRT। बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाया है भाई। डेल्टा H का मतलब चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा U का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा Mg जो है यहाँ पे वो चेंज इन गैसियस मोल है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये फॉर्मूला को? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था। हमने क्या सीखा था? अरे यार क्यों लैग कर रहा है ये?
C इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी। अगर यहां से मैं Q निकालना चाहूं तो आप कह सकते हो Q इक्वल टू एन, उसके बाद C डी टी निकलेगा। ये जो Q है ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है, ये बराबर होगा N इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल, C हमारा क्या है मोलर हीट कैपेसिटी, dt हमारा क्या है टेम्परेचर सॉरी टाइम है कि कब से कब तक की, मतलब कितना टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर तक आप ले गए। अब यहां से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मान के चलो A में मैं निकालना चाहता हूं हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, विच मीन्स मैं QV की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी मिलेगा वो CV के बराबर मिलेगा, तो QV बराबर हो जाएगा NCV dt के। क्या ये एक फॉर्मूला बन गया? QV इक्वल टू NCV dt। QV यहां पे हमारा क्या है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, QV इक्वल टू NCV dt। और मैं आपको बता दूं यहां पे एक और बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, QV ये बराबर होता है डेल्टा U के, विच मीन्स आप सेंटेंस में कह सकते हो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो बराबर हो जाएगा किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला बन गया, QV की जगह पे अगर डेल्टा यू डाल दोगे तो डेल्टा यू इक्वल टू NCV dt। ये भी फॉर्मूला आप कभी कभी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा ना कि सवाल में क्या पूछ रहा है, तभी तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा यू इक्वल टू NCV dt भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब एक बात बताओ, क्या सेम टाइम पे हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं लिखना चाहता हूं हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका क्या नाम रख दूं, QP रख दूं, QP इक्वल टू N। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रही है तो मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, CP हो जाएगी, NCP dt। क्या ये एक फॉर्मूला बना, QP इक्वल टू NCP dt। और मैं आपको कह रहा हूं QP जो है वो बराबर होता है डेल्टा H के, विच मीन्स आप इसको सेंटेंस में कह सकते हो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to change in enthalpy, ठीक है। तो अब सोचो, क्या आप QP की जगह पर डेल्टा H रख सकते हो? तो एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू NCP dt। और कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल है गैसियस का, CP हमारे लिए क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और T हमारे लिए क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो आओ जो मैंने कहा कि सवाल का जो फॉर्मूला था उसको चेंज करते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये तो आपने पढ़ रखा था। अब मुझे बताओ, क्या मैं डेल्टा H की जगह पे QP लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे QP इक्वल टू डेल्टा U की जगह पे क्या मैं QV रख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दोगे QV प्लस डेल्टा NGRT। ये एक और फॉर्मूला आपको मिल चुका। तो हमने जो देखा उसमें हमने हीट कैपेसिटी को पढ़ा, हमने कहा देखो एक मिनट रुक जाओ देखो हीट कैपेसिटी का मतलब था कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है सबके टेम्परेचर को बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, और अमाउंट पे डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव होगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैंने कहा कि जितना भी सब्सटेंस है उसमें से 1 ग्राम को लो और उसके टेम्परेचर को बढ़ाओ 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ऐसे में सिस्टम छोटा हो या सिस्टम बड़ा हो, हमें सिर्फ कितना यूज करना है, 1 ग्राम, तो वो हो जाएगा इंटेंसिव। उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सिस्टम आपका बड़ा है कि छोटा है। ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो कितने के लिए है, 1 मोल के लिए है, ये भी फिक्स है, तो ये भी इंटेंसिव होगा। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, बाकी जो बच गए स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी में पढ़ेंगे Cp और Cv 2 टर्म आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv,
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, और Cp की वैल्यू जो है वो Cv से ज्यादा होती है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें वर्क डन नहीं कराना पड़ता, तो जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ रहा है। बट जब Cp की बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हमें कुछ ना कुछ वर्क डन भी कराना पड़ेगा, तो फिर ज्यादा हीट आपको लेके जाना पड़ेगा, तो Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होगी। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये आप तब यूज करेंगे मोस्टली जब आपके सवाल में Cp चाहिए और Cv दे रखा है, या Cv चाहिए और Cp दे रखा है, तो साथ में R भी दिया होगा, आप यूज कर सकते हो। ठीक, फिर हमने बोला कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो QV इक्वल टू NSCV dt, और QV की जगह पे मैं डेल्टा U रख सकता हूं, तो डेल्टा U इक्वल टू NSCV dt एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा मैंने बोला हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल टू NCP dt, जो बराबर होता है किसके, चेंज इन इंथैल्पी के। अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, जो पहले से हमारे पास फॉर्मूला था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा H की जगह पे QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। इतनी बातें तो बेसिक है। एक सवाल करते हैं जो बहुत अच्छा सवाल है, ये आप एक बार देखो। मैं इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि ये अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, और इसके कंबशन पे सवाल आएंगे। आपका काम क्या है कि इसके कंबशन को जब भी आप कराओगे तो आप इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन है तो फिर चेंज इन गैसियस मोल भी आपको चाहिए, और चेंज इन गैसियस मोल डायरेक्टली डिपेंड करेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इस सवाल के लिए हेप्टेन दे रखा है, हेप्टेन है तो मेरे को बताओ कितने कार्बन का होगा, 7 कार्बन का ना, हेप्ट यूज करते हैं 7 के लिए, तो फिर हेप्टेन है तो C7H, याद है ना अल्केन का, अल्केन के लिए क्या फर्क है जी, CnH2n प्लस 2। तो इसका मतलब अगर हेप्टेन है तो हेप्टेन बोले तो 7, तो क्या लिखोगे, C7H2 इंटू 7 प्लस 2 क्या बनेगा, C7H16। तो आप लिख लीजिए C7H16। कंबशन कराने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन यूज करोगे तो क्या बनेगा, CO2। थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ा तो CO2, और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसको आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन यहां 7 है, वहां कार्बन 1 है, आप यहां भी 7 कार्बन करो एक एक करके। ठीक, अब लेके चलो हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं जी, 16, वहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अगर मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कार्बन हमने बैलेंस कर लिया, 7 कार्बन इधर है, 7 कार्बन इधर है, हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन इस साइड है, और इधर भी 16 हाइड्रोजन है। अब जो चीज जो बैलेंस नहीं है वो कौन है, वो है ऑक्सीजन। लेके चलते हैं, इधर हमारे पास 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ 7 to 14, 14 और 8 22 ऑक्सीजन है। यहाँ अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखो ये तो सवाल में दे रखा है कि लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड में उसके लिए लिख दीजिए। ये हमारे लिए कैसे स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ये हमारे लिए कौन सा स्टेट में आएगी, गैसियस स्टेट में आएगी। ये हमारे लिए गैसियस और ये हमारे लिए लिक्विड। क्या इसमें हम डेल्टा Ng की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेल्टा Ng इक्वल टू क्या बोला था मैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल। कहा था ना हमने कि डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल। अब प्रोडक्ट में देखो ये तो लिक्विड है, लिक्विड को लेना नहीं है, प्रोडक्ट गैसियस मोल कितने हैं, 7 है, तो आप क्या लिखोगे, 7 माइनस रिएक्टेंट में आ जाओ। ये जो हेप्टेन है हमारा, ये तो लिक्विड है, हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए, मतलब ऑक्सीजन लेंगे, और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 11, ये आएगा -4 के बराबर, विच मीन्स आप कह रहे हो डेल्टा Ng की वैल्यू कितने के बराबर है, -4 के बराबर है। अब फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आपसे, डेल्टा H एंड डेल्टा U combustion of 1 mole of heptane is carried out at temperature T is equal to the difference between, मतलब डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछ रहा है आपसे, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा NGRT के। और डेल्टा NGRT की वैल्यू में आपको डेल्टा Ng की वैल्यू पता है कितनी, -4, और RT रख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है जी,
ये मैं क्यों कराया हूँ पता है? मैं सिर्फ इसलिए कराया हूँ कि आप ये समझो कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं। किसी भी अल्केन में आपको चला जाए, ब्यूटेन का हो गया, पेंटेन का हो गया, किसी का भी मीथेन का हो गया, अगर कंबशन कराने की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको शुरू में बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद ही नहीं करनी है। आपको लिखना है उसका फॉर्मूला, उसके साथ में लगाना है ऑक्सीजन, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लो और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। कार्बन और हाइड्रोजन जब बैलेंस हो जाएंगे तो फिर अपन बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। एक बार जब बैलेंसिंग हो गई तो डेल्टा Mg की वैल्यू आप निकाल लो। डेल्टा Mg की वैल्यू निकाल लोगे तो ऑलमोस्ट वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी जो आपको चाहिए। जैसे डेल्टा Mg निकाल लिया तो हमें रिलेशन पूछा था डेल्टा H और डेल्टा U का, तो वो हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक जो है वो हीट कैपेसिटी कंप्लीट हुई। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखते रहिए और अपना रिव्यू भी दीजिए। आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें बताते रहिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।